हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक होंगे? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और आज भी उसी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को आगे कंटिन्यू करेंगे। उस टाइम तो क्या था, बस ओनली सेल थे, ठीक है। उनके साथ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था। आज जो हम काम करेंगे उसके अंदर क्या होंगे, उन सभी सेल के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होंगे। मतलब हम क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब कि उसके साथ एक डिवाइस जुड़ा होगा, तो हम ये देखना है कि उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होता है, ठीक है। इस तरह के जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं ये न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि करंट निकालेंगे हर एक सर्किट में, कि इस सर्किट में कितना करंट आएगा, इस सर्किट में कितना करंट आएगा, ठीक है। और जो करंट है वो क्या है, किस बिहाफ पे है, शॉर्ट सर्किट से आया या किस तरह से है वो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले वही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का सबसे पहले, और सभी सेल कैसे, आइडेंटिकल सेल। तो सबसे पहले वही आइडेंटिकल सेल इन सीरीज, या आप हेडिंग डाले तो लिख सकते हो उसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विद आइडेंटिकल कर देना, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हेडिंग इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बेटा, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इन सीरीज का काम करते हैं। पहले इन सीरीज, तो देखो बेटा ये सेल है एक, इसी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एक और सेल, फिर इसी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। एक और सेल है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन सभी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है R कनेक्ट कर देते हैं। इसकी EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसकी EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसकी EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। nth सेल हमारे पास है, ठीक है। n सेल हमने जोड़ रखी है इसके अंदर, तो इधर टोटल जो सेल है वो n सेल है, n सेल्स है। तो करंट जो फ्लो होगा वो ऐसे आएगा, ये करंट आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज, ये करंट है। तो सबसे पहले आप ये बताओगे इसमें नेट ईएमएफ कितनी आएगी इन सभी सेल की। ये सभी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। सभी सेल का नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, यानी कोई भी सेल रोंगली कनेक्टेड नहीं है, और रोंगली कनेक्टेड नहीं है तो उसकी इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आएगी, इक्विवेलेंट वो n टाइम्स ऑफ सिंगल सेल होगी, ये होगी ना। अगर रिवाइज करें हम, अगर एक सेल को हम, दो सेल को हम, या m सेल, m नंबर ऑफ सेल को रोंगली कनेक्टेड कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आई थी बेटा, याद है? वो आई थी n माइनस 2m इंटू ई, ये आई थी रोंगली कनेक्टेड की। n थे टोटल नंबर ऑफ सेल्स, m थे रोंगली कनेक्टेड सेल्स, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई रोंगली कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ सीधी क्या आ गई, Ne, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, Nr। इंटरनल होंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस में ये R और ऐड हो जाएगा, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो हो जाएगा NR प्लस R। करंट इन द सर्किट कितना आ जाएगा, सो करंट इन सर्किट I कितना होता है, नेट ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है
करंट का बेटा। तो कितना आएगा, I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ कितना है NE, नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ NR प्लस R, ये करंट आएगा सर्किट के अंदर। अगर सेल ओनली सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके अंदर यानी उनके कारण जो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा दैट करंट इज I एंड इट इज इक्वल टू NE ओवर NR प्लस R। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो केस ले लेते हैं। क्या स्पेशल केसेस, नोट डाउन करो उसको, नोट करो उसको। तो देखो बेटा, दो केस ले लेते हैं स्पेशल केसेस के अंदर। स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट, क्या दो रेजिस्टेंस है, एक तो टोटल इंटरनल और एक कौन सा है एक्सटर्नल। तो पहले ही कर लेते हैं हम कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर ग्रेटर देन आर, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो तो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा। सो एन आर प्लस आर नियरली किसके इक्वल आ जाएगा, एन आर के, है ना, क्योंकि आर तो क्या है नेग्लिजिबल है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट आई जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन ई और डिवाइड बाई आ जाएगा एन आर, कैंसिल, कितना है ई बाई आर। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि E बाई आर क्या था, E बाई आर, E क्या है ईएमएफ ऑफ द सिंगल सेल, R क्या है सिंगल सेल का रेजिस्टेंस। और ये कब आया करता, जब सर्किट होती थी शॉर्ट सर्किट, क्योंकि जब सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, सभी सेल को सीधा जोड़ दोगे प्लस से माइनस। तो अगर प्लस से माइनस अगर एक सेल को जोड़ दोगे आप, ये सेल हो गया, इस सेल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आप डायरेक्ट जोड़ दोगे तो डायरेक्ट अगर जोड़ दोगे इसमें क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी कीमत होगी ई, तो क्या होगा इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ गया, तो सर्किट क्या होगी शॉर्ट सर्किट, क्या होगी शॉर्ट सर्किट। तो ये वो करंट होगा जो ड्यूरिंग एक सेल जब शॉर्ट सर्किट होता है उतना करंट होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज द करंट when a cell is short circuited, वो करंट ये आ जाएगा। ठीक है, चलो केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या है भाई, इसे क्या नाम करेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट है ही, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या उल्टा कर दो, इफ एन आर कम है आर से तो देन इन दोनों का सम, देन एन आर प्लस आर नियरली इक्वल टू आर। ठीक है, अब करंट कितना आएगा, करंट होगा एन ई डिवाइड बाई आर, मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं एन मल्टीप्लाई बाई ई बाई आर, है ना। और ई क्या है ईएमएफ ऑफ द सिंगल सेल, आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका मतलब एक सेल के कारण जितना करंट आएगा उस सेल उसको मल्टीप्लाई किसे कर दो एन से, मल्टीप्लाई बाई एन। तो इसका मतलब क्या होगा एन इंटू करंट ड्यू टू सिंगल सेल connected with external resistance, ठीक है। तो एक सेल के कारण जब वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या हो कनेक्टेड हो तो उस करंट को मल्टीप्लाई कर दो n टाइम्स, n सेल हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा टोटल करंट।
तो आप ओनली एक सेल के कारण कितना करंट आता है वो निकालो, मल्टीप्लाई बाय कितने सेल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा सा, सेल से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 कितने 5 सेल है, 5 सेल है, तो 5 इंटू करंट ड्यू टू सिंगल सेल, तो वो आ जाएगा कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो किससे, इंटरनल से। तो ये केस सेकंड, और ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो ये केस है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मेन सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था करंट का हमारा, ये वो करंट कितना आएगा, इक्वेशन जो फर्स्ट थी वो ये थी बेटा, ये इक्वेशन याद रखना अगर ओनली सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। ओके, नोट करो उसको। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आगे सेल्स इन पैरेलल। नेक्स्ट है सेल्स इन पैरेलल। अब ओनली सेल हो पैरेलल में कनेक्ट हो बस, जैसे ये सेल हो गया एक, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, एक सेल ये हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, इस तरह से ऐड होते चले जाए, और उसके बाद में एन सेल हम लेते हैं सीधा सा, ये सेल ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हम ऐड करते हैं, बीच में डॉटेड कर दो उसमें, ठीक है, और इसको हम इस तरह से सर्किट से जोड़ देते हैं। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। सेल EMF E, रेजिस्टेंस R, EMF E, रेजिस्टेंस R, EMF E, रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 n नहीं m डाल रहा, m नंबर ऑफ रोज, क्योंकि हमने n नंबर क्या मानते हैं सेल, एक रो के अंदर नंबर ऑफ सेल कहते हैं n थे, यहाँ पे क्या मानो रोज कितनी है, यहाँ पे m नंबर ऑफ रोज है, जो इस तरह से है, यहाँ पे m रोज है, m नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, टोटली है। तो सर्किट में जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा, I। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर इक्विवेलेंट EMF, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर टोटल रेजिस्टेंस, और फिर करंट। तो आप बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब सभी सेल आइडेंटिकल होते हैं तो नेट EMF कितनी आती है, याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताया था मैंने। तो इक्विवेलेंट जो EMF आती है बेटा, अगर आइडेंटिकल होता है तो कोई चेंज नहीं आता है, पढ़ाया था मैंने, इससे फर्स्ट लेक्चर में, इसी से जो प्रीवियस लेक्चर था उसी के अंदर बताया था। तो इक्विवेलेंट EMF तो क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, वो होता है R, 2 हो तो R/2, 3 हो तो R/3, m नंबर है तो R/m। तो इक्विवेलेंट EMF, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर सीधा करंट करो सीधा करंट कर देते हैं, करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्किट I कितना करंट होगा, टोटल EMF कितनी है, E डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल तो हो गया R/m, और एक्सटर्नल कितना है R, ये करंट आएगा सर्किट के अंदर। इक्वेशन बनाना फर्स्ट, E ओवर R/m प्लस R। हाँ, एलसीएम लेके सोल्व करो, तो बात इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, और I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो m आएगा, m जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा me R प्लस mr, हम इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला भी बन सकता है, ये और ये दोनों सेम ही है।
उसके बाद फिर वही केसेस, तो उसके अंदर केस के दे, यहां भी केस करो, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बेटा, सेम वही कि इफ अगर इंटरनल रेजिस्टेंस यानी R बाई एम, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई एम था ना, अगर वो ज्यादा हो जाए किससे, R से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, देन R बाई एम प्लस R इज इक्वल टू किसके बेटा, R बाई एम के। इसकी वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर, यानी जो केस है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सोल्व करो उसको, क्या बनेगा, फ्रॉम फर्स्ट आई जो आ जाएगा आई, दिस इज इक्वल टू ई ओवर R बाई एम, R बाई एम और m कहां जाएगा ऊपर, इसका मतलब क्या बना, m मल्टीप्लाई बाई ई बाई आर, और ई बाई आर क्या था बताना मेरे को, ई बाई आर शॉर्ट सर्किटेड के कारण जो करंट आया था वही तो था, EMF बाई इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज द करंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटेड, तो ये करंट जो आ जाएगा I, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ड्यू टू मल्टीप्लाई बाई करंट व्हेन शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट, जब कोई एक सेल शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसके कारण कितना करंट आया, मल्टीप्लाई बाई एम, ये कर देना, एक टोटल करंट आ जाएगा इस सर्किट के अंदर, जब वो क्या थे, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से ज्यादा थी, तो हमारे पास ये केस आ जाएगा, ठीक है, नोट करो उसको। उसके बाद केस नंबर सेकेंड बेटा दे, ठीक है, देखो केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड क्या बेटा, केस नंबर सेकेंड है, उल्टा कर दो उसका, कि इंटरनल रेजिस्टेंस इफ इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए एक्सटर्नल से, ठीक है, अब बताओ, तो देन क्या होगा, देन R बाई एम प्लस R नियरली इक्वल टू R, तो R के इक्वल होगा। अब बताओ क्या वैल्यू आ जाएगी, अब फ्रॉम फर्स्ट क्या बचेगा बेटा, ये आ जाएगा I इज इक्वल टू E ओवर, ये क्या हो गया कैंसिल, ओनली क्या बचेगा R, तो E बाई आर, और E बाई आर क्या होता है, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, क्योंकि ये EMF एक सेल की है और ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो जब कोई एक सेल ही जुड़ा हो, बस जब हमारे पास ओनली एक सेल जुड़ा हो ऐसे ऐसे, तो यहां से करंट कितना आएगा, आप बताओ, टोटल EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो ये करंट आया, तो एक सेल के कारण जितना करंट आएगा सर्किट में उतना करंट आएगा जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में ज्यादा हो, और वो कैसे कॉम्बिनेशन में हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तो यहाँ पे ओनली सिंगल सेल के कारण जो करंट आता है वो इसके इक्वल आएगा, चाहे यहाँ पे कितने भी सेल जोड़ दो, 1 2 3 4 5 1000 सेल हो, उन सभी हजारों सेल का कोई क्या नहीं मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस करंट तो आएगा उतना ही आएगा जितना कि एक सिंगल सेल के कारण आता है बस, तो यहाँ पे ये जो आया ये आ जाएगा, करंट इज ड्यू टू सिंगल सेल when connected with external resistance, connected with external resistance, ये आ जाएगा इस सर्किट के अंदर when the cell connected in parallel, ठीक है।
नोट करो, ये था हमारा सेल इन पैरेलल। इसके बाद हम करेंगे किसको बेटा, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल, जिसमें सेल सीरीज में भी होंगे और सेल पैरेलल में भी होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियोस के अंदर कोई साउंड की प्रॉब्लम या किसी पिक्चर की या आपको कोई लेटर दिखाई नहीं दे रहा हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं बेटा। ठीक है, बिठा दे, ज्यादा तेज बोल रहा हूं, स्पीडली आवाज आपके पास आ रही हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो बताएं। ठीक है, कमेंट कर दिया करो नीचे, उस यूट्यूब का जो लेक्चर होता है उस पर कमेंट कर दिया करो, और प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके पास ये वीडियोस हमेशा आते रहे, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपके पास वीडियो आती रहे। ठीक है, ताकि आपके पास ये सारी वीडियोस परमानेंट प्रेजेंट रहें। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल को। नंबर 3, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग में, जिसमें क्या बेटा, जिसमें सेल सीरीज में भी होंगे और उसके बाद में सेल पैरेलल में भी होंगे। तो ये हमारे पास बेटा थे सीरीज, सीरीज, सीरीज और पैरेलल, और उसको बेटा कनेक्ट कर दो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। दिस इज आर। ठीक है, यहां पे क्या है, इधर तो है n नंबर ऑफ सेल्स, मींस एक रो के अंदर n सेल है, और ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, m नंबर ऑफ रोज, m रोज है। तो आपको पता होगा टोटल जो सेल हो जाएंगे वो m इंटू n हो जाएंगे, क्योंकि एक रो के अंदर सेल कितने हैं, n, और नंबर ऑफ रोज क्या है, m, तो टोटल सेल कितने हो जाएंगे, m इंटू n। तो एक सेल की ईएमएफ होगी E, रेजिस्टेंस R, क्योंकि सभी आइडेंटिकल हैं। ठीक है, अब आप बताओ, सबसे पहले हम निकालेंगे एक रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ और एक ही रो का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ वन रो कितना आएगा बेटा, सभी के सभी प्लस माइनस ऐसे कनेक्टेड है, कोई रोंगली कनेक्टेड नहीं है। तो एक रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना टाइम्स हो जाएगा, कितने सेल है, n सेल है, तो एक का E, फिर 2E, फिर 3E, फिर 4E, इसका मतलब एक रो का कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ E। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा बेटा Ne। ओके, एक रो का। ऐसे एक ही रो का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो कितना आएगा बेटा, R
प्लस आर 2r 3r 4r कितना हो जाएगा nr, दिस इज nr। तो एक रो का ईएमएफ ये आ गया, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस ये आ गया, और अब हमें क्या बच गई, m रोज और बच गई। अब इन सब का ईएमएफ कितना होगा आप बताओ, मेरे केवल मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उसका बताना। जैसे मैं कह दूं भाई इस सेल एक जो रो का आ गया ये, उसका रेजिस्टेंस हो गया ये, फिर दूसरी रो आ गई उसका रेजिस्टेंस, फिर ऐसे ही m सेल आ जाएंगे हमारे पास ऐसे, ठीक है। इसका आ गया ईएमएफ Ne, रेजिस्टेंस Nr, Ne, Nr, Ne, Nr, इस तरह से हो गया। इन सब का जुड़ के ये बन गया इसके अकॉर्डिंग। अब आप बताएं सभी सेल क्या हो गया आपस में पैरेलल, सभी की ईएमएफ इक्वल है, और आपको पता है आइडेंटिकल सेल थे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आती है, पैरेलल के अंदर कोई चेंज होती है, नहीं होती है। अगर इसका Ne है, इसका Ne है, इसका Ne है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी क्या होता था, Ne, ईएमएफ चेंज नहीं होता था, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा, Ne। तो टोटल सर्किट का भी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, Ne आएगा, जितना कि हमारे पास एक रो का था। टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, या कह सकते हो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, नेट ईएमएफ ऑफ सर्किट, ऑफ सर्किट कितना जाएगा बेटा, Ne ही होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा, nr अगर दो होते थे तो कितना आएगा बेटा, nr/2, तीन हो तो nr/3, चार हो तो nr/4, पांच हो तो nr/5, और कितने सेल हैं, m, कितनी रोज हमारे पास है, m, तो कितना आ जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस nr डिवाइड बाय m, क्योंकि एक का कितना बना r, इसका कितना हो जाएगा, अगर ये r है, अगर एक ही होता तो r, फिर इसका r तो कितना बना r/2, फिर r/3, फिर r/4, तो ऐसे m हो तो क्या बन जाते हैं r/m। लेकिन अब एक ही रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, nr, फिर एक हो गया nr, दो हो तो क्या बन जाता है nr/2, तीन हो तो nr/3, ऐसे चलते जाओगे तो टोटल रोज कितनी हमारे पास, m रोज है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना बन जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा nr डिवाइड बाय m, दिस इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। और अब इसके बाद आप निकाल सकते हो टोटल करंट इन द सर्किट, नेट करंट इन द सर्किट, नेट करंट इन सर्किट। तो नेट करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ कितना है Ne, और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल तो कितना हो गया nr डिवाइड बाय m, और एक्सटर्नल कितना हो गया r। तो या तो आप इसको ये कितना करके जोड़ सकते हो, या इसके बाद में हम इसका एलसीएम लेके और आगे सोल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसको इतना नोट करें, इक्विवेलेंट ईएमएफ पहले एक रो की निकाली Ne, एक रो की इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला nr, ईएमएफ चेंज नहीं होगा Ne आएगा, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा nr/m, और टोटल जो करंट होता है वो होता है टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये आ गया करंट इस सर्किट का, ठीक है। अब इस सर्किट को अगर बनाना चाहो इजीली, इसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा, तो बना सकते हैं आप, ठीक है, नोट करो उसको बेटा। उसके बाद इसी आई का यानी कि एलसीएम लेके फॉर्मूला क्या बन सकता है वो देखो बेटा, मिटा दो, कितना आएगा बेटा, एलसीएम लो क्या और कर देना आई, m आएगा, तो ये क्या बन जाएगा nr प्लस mr, और m जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा mne डिवाइड बाई nr प्लस mr, ये बन जाएगा बेटा आई। तो या तो वो कहेंगे या फिर इसका फॉर्मूला निकाल सकते, ठीक है। ne ओवर mne हो जाएगा ऊपर, और nr प्लस में हो जाएगा mr, ये क्वेश्चन नंबर 6 है।
और अब इस क्वेश्चन के अंदर जब सभी सेल, क्योंकि जरूर नहीं कि सभी सेल सीरीज में हो, सभी पैरेलल में हो, ज्यादातर सर्किट ऐसी होती है जिसमें सेल मिक्स्ड ग्रुपिंग में होते हैं, सेल सीरीज में भी होते हैं और सेल पैरेलल में भी होते हैं। तो इस कंडीशन, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि सर्किट के अंदर ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो, ये जो करंट है ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो, मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन हो, इंटरनल ज्यादा हो, एक्सटर्नल ज्यादा हो, क्या कंडीशन हो, बराबर हो, ठीक है। तो क्या कंडीशन ली जाए ताकि एक्सटर्नल जो करंट हमारे पास ये आई जो करंट आ रहा है इस सर्किट के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा है। तो कैसे फाइंड करोगे आप इसको, तो आप यहां देखो इक्वेशन यहां से 6 से क्या बेटा, आई विल बी मैक्सिमम। अगर आपको ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है भैया, आप बहुत बड़ा लगे, आपको टफ लगे आपको, तुम बेशक मत करना, पेपर में इसका कोई वो सिग्निफिकेंस नहीं है कि आप उसको करके दिखाएं। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि आई विल बी मैक्सिमम, जो लास्ट जो हमारा जो कंडीशन आएगी आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं उसको करके दिखाता हूं कि कैसे मैक्सिमम हो, ठीक है। तो जो 20 का पार्ट बचे आपको नहीं आए तो बेशक मत करना एग्जाम में, आप उसको यहां से लेके डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिख देना कि भाई ये कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें देखना चाहिए कि कैसे आया है वो, ओके। तो भाई मैं सर्किट को इसको मिटा दे सारे को, देखो ध्यान से इसमें टोटल इंटरनल याद रखना, एक्सटर्नल याद रखना, करंट याद रखना। I will be maximum. I will be maximum if numerator denominator अगर ये क्या होगा कम से कम तो ये ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। If NR plus MR is equal to minimum, और मिनिमम से मिनिमम कितना होता है 0, अगर 0 इक्वल हो जाए, है ना। तो NR और MR की जो एडिशन है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो उस टाइम पे I क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अब ये कंडीशन क्या आएगी, एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या रिलेशन आएगी वो देखो। तो बताओ बेटा, मैं इसको ये कह सकता हूं, इस इक्वेशन को NR रूट और करके लिखता हूं उसको मैं, प्लस MR रूट इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 NR MR अंडर रूट प्लस 2 NR MR अंडर रूट और इक्वल टू 0। कर सकते हो ना भाई, NR रूट का स्क्वायर NR ही बचेगा, इसका स्क्वायर MR ही बचेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा तो यही। तो मैं इस टर्म को NR प्लस MR को मैं ये लिख सकता हूं, और इस इक्वेशन को क्या कह सकते हो, ये एक होल स्क्वायर है ना, किसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है रूट NR माइनस रूट MR इस पूरे का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इतना जो बन गया, इतना वाला हिस्सा वो तो हो गया ये, प्लस बच गया ये प्लस 2 अंडर रूट NR MR इज इक्वल टू 0। अब आप बताएं इनमें से यानी आंसर कम से कम 0 कब आ सकता है, क्या यहाँ पे यानी ये टर्म 0 हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं है, n भी गिवन है, एक सेल भी होगा तो n तो है ही, एक सेल का रेजिस्टेंस इंटर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे 0.1 हो, लेकिन है वो भी 0, वो भी नहीं है। m नंबर ऑफ रोज भी है, वो भी 0 नहीं है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो भी है, इसका मतलब इनमें किसी भी एक टर्म की वैल्यू भी 0 नहीं है। अगर किसी भी एक टर्म की 0 वैल्यू होती तो टोटल टर्म क्या बन जाती 0, तो कम से कम की कंडीशन आ जाती। इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता, ये तो कम नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता, ये सब क्या है गिवन है। तो क्या ये 0 हो सकता है, ये कम से कम हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं माइनस। तो अगर ये आंसर 0 कब बन सकता है, ये आंसर 0 तब बन सकता है जब ये टर्म इसके बराबर हो। तो हम ये कह सकते हैं रूट NR माइनस रूट MR दिस इज इक्वल टू 0। इसका उसके किसके इक्वल हो सकता है 0 के, ये 0 नहीं हो सकता। इसका होल स्क्वायर 0 का
कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी इसका मतलब क्या आएगा, रूट ऑफ एन आर माइनस रूट ऑफ एम आर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर करोगे, उधर ले जाओगे, कुछ भी करोगे तो इसका मतलब हमारे पास ये बन जाएगा बेटा एन आर इज इक्वल टू एम आर, और आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंड आर इज इक्वल टू आ जाएगा एन आर बाई एम। अब आप ये बताएं, ये आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एन आर बाई एम क्या है था, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना, करंट विल बी मैक्सिमम, ये वो कंडीशन आ जाएगी इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू total internal resistance of the cells। अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था उसके इक्वल आ जाएगा, तो अपने आप सर्किट के अंदर करंट ज्यादा से ज्यादा होगा। ओके, तो क्या क्या मैंने देखो शुरू से बार एन आर प्लस एम आर को इक्वल टू क्या करना है, 0। तो रूट एन आर प्लस रूट एम आर माइनस 2 रूट एन आर एम आर प्लस रूट 2 एन आर एम आर इक्वल टू 0। ये जो होल स्क्वायर बना वो रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर बना, प्लस 2 एन आर एम आर इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं हो सकता, तो कौन सा 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। और ये 0 कब हो सकता है, जब ये टर्म इस टर्म के इक्वल हो, ये टर्म इस टर्म के इक्वल हो। ठीक है, तो ये टर्म इसके इक्वल होगी, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या जाएगी, एन आर बाई एम। तो आप ठीक है, अगर ये कर सकते हो एग्जाम में तो ठीक है, गलत मत करना, वैसे करना मत, गलत मत करिए। तो आप सीधा कर सकते हो इस इक्वेशन के बाद में कि I इक्वल टू एम एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस एम आर, I विल बी मैक्सिमम इफ एन आर प्लस एम आर इक्वल टू 0 एंड एन आर इक्वल टू एन आर बाई एम, R इक्वल टू एन आर बाई एम। ये कंडीशन होगी तो अपने आप करंट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो इसके बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। ये मैथमेटिकल पार्ट नहीं करते हो एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नोटबुक में इसको जरूर नोट करें एक बार अच्छे से, थोड़ा सा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है बेटा, तो ये थे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके करेंगे क्वेश्चंस, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।